नाज़रीन, ट्रंप गजा का सीजफायर और फलस्तीनी रियासत के बदले नोबेल पीस प्राइज लेने का इरादा रखते हैं। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी इस वक्त ये डिबेट है, ये सबसे बड़ी डिस्कशन है कि क्या गजा का सीजफायर होने जा रहा है, क्या ट्रंप जो है वो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो उस पर कुछ मजीद मुस्तनद रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही हैं कि मामला जो है वो इस हद तक पहुंच चुका है कि ट्रंप ना सिर्फ ये करने का सोच रहे हैं बल्कि इसके बदले नोबेल पीस प्राइज लेने का भी जो ख्वाहिश है और इरादा है वो जाहिर कर रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इजराइल को इस बात पर बहुत तकलीफ है कि ट्रंप इस अंदाज में सोच रहा है, यानी वो फलस्तीनी रियासत और गजा का सीजफायर करवाना चाह रहा है और उसके बदले नोबेल पीस प्राइज लेना चाह रहा है। अगर उसने लेना ही है तो वो ग्रेटर इजराइल बनाकर नोबेल पीस प्राइज क्यों ना ले, और वो फलस्तीन रियासत के बदले क्यों लेना चाहता है, गजा के सीजफायर के बदले क्यों लेना चाहता है। और यानी कि ट्रंप देखे ना उस सर्कल के अंदर आ गए हैं कि वो गजा का सीजफायर और उसको जोड़ रहे हैं नोबेल पीस प्राइज के। देखे मतलब यूक्रेन की जंग के साथ नहीं जोड़ रहे, गजा के सीजफायर के साथ नोबेल पीस प्राइज को जोड़ा जा रहा है। तो ये इजराइल के लिए यानी एक चपेट से कम नहीं है, एक बहुत बड़े थप्पड़ और बहुत बड़ी जिल्लत से कम नहीं है ये वाला मामला। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस के भी बड़े हमलों की साथ साथ रिपोर्ट्स आ रही हैं और इजराइल के अंदर तूफान ये बरपा है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और जो रीजन का ऑर्डर है वो भी बदल रहा है, लेकिन इजराइल कहीं नहीं है, ना ही रीजन ऑर्डर के अंदर ना ही वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर उससे कोई बातचीत की जा रही है। आप जरा एक चीज नोट करें कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो कैसे दौरे कर रहे हैं, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, वजीर आजम या सुदूर या फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो कितने कितने दौरे कर रहे हैं और उन ममालिक के साथ भी जाकर मामलात को बेहतर किया जा रहा है जिनके साथ पुरानी दुश्मनियां थी। आप सिर्फ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जरा मिसाल देखिए, यानी वो ईरान जिसको आइसोलेट करना था पूरी दुनिया में, इसको इकलौता कर देना था, उस ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के जरा दौरे तो गिन लीजिए। वो यूरोपियन कैपिटल्स में आपको नजर आएंगे, वो रीजन के अंदर आपको नजर आएंगे, वो अफ्रीका के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आएंगे, वो मॉस्को और बीजिंग के अंदर नजर आएंगे, वो साउथ एशिया के अंदर आपको नजर आएंगे। यानी ये ईरान है जिसको आइसोलेट करना था और उनके सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर के आप दौरे देखिए। यानी जो डिस्कशन दुनिया में हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं, जो अलायंसेस बन रहे हैं, जो इकोनॉमिक पैक्ट्स इस वक्त तश्कील पा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं, उस तमाम के अंदर इसराइल का कोई जिक्र नहीं है। यानी जो फ्यूचर वर्ल्ड तश्कील दी जा रही है दुनिया की बड़ी अक़वाम की तरफ से, वो फ्यूचर वर्ल्ड को तश्कील दे रहे हैं, उसमें इसराइल की कोई जगह नहीं बन रही, उसमें कोई ऐसी जरूरत दुनिया को नहीं पेश आ रही कि अच्छा अगर इसराइल नहीं होगा तो ये जगह जो है वो खाली रहेगी। भाई फ्यूचर वर्ल्ड जो है वो तश्कील दी नहीं जा सकती इसराइल के बगैर, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया जो है वो इसराइल को माइनस करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये एक तूफान है जो इस वक्त इसराइल के अंदर बरपा है और इससे पहले जो मूवमेंट्स चलती रही हैं, जो अंदरूनी प्रेशर, वो सारी चीजें होती रही हैं। ये वाला जो फिनोमेना है, इजराइलियों का आइसोलेट हो जाना, दुनिया से कट ऑफ हो जाना, दुनिया के फैसलों में उनको शरीक ना करना, खासकर मिडिल ईस्ट के फैसलों में उनको शरीक ना करना, ये वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इजरायली जब से यहां इस रीजन के अंदर आए हैं उन्होंने इस चीज को आप कह लें कि फेस नहीं किया है। उनका तो डोमिनेंस था, ठीक है ना, उन्होंने तो यहां पर डोमिनेंस और बादशाहत को आकर एंजॉय किया है, तो इस चीज को उन्होंने फेस नहीं किया है और ना ही वो कभी इस तरह से सोचते हैं कि इस रीजन के फैसले जब उनके हाथ में नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो इसराइल के अंदर आ रहा है नेतन्याहू के खिलाफ कि हमें तो बहुत बड़ी शिकस्त हो चुकी है और हमारा उल्टा बेड़ा गर्क हो गया है। हम तो ग्रेटर इसराइल बनाने के चक्कर में निकले थे, ये तो हमारा इस अंदाज के अंदर बेड़ा गर्क हो गया है और अमेरिका भी पतली गली से निकलकर अब कुछ और फैसले कर रहा है। उसकी भी तरजीहात जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो टेक्टिकल हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। इसराइल को साथ लेकर चलना अमेरिका के लिए, यानी हर रियासत के ऊपर इसराइल को थोपना, ये अब अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि वो सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं लेकिन इसराइल की शर्त उस पर शामिल नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ऑन रिकॉर्ड ये पॉलिसी रही है, सऊदी अरेबिया से यही डिमांड रही है कि आपके साथ जो भी हम बात करेंगे, अगर आप इसराइल को नहीं मानेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये ऑन रिकॉर्ड पॉलिसी है, लेकिन आज वो पॉलिसी नहीं है। इसी के साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि पेगासस जो इजरायली सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपने सुना है, उसके हवाले से अमेरिकी अदालत का बहुत बड़ा फैसला आया है और ये अपनी नौयत की वाहिद आप कह लें कि रूलिंग आई है इसराइल के खिलाफ और इसको एक नए दौर का आगाज कहा जा रहा है। यानी इसराइल के हवाले से हर फ्रंट के ऊपर वो चीजें हो रही हैं जो इससे पहले नहीं हुई।
अब अमेरिकी अदालत ने $167 मिलियन का फाइन कर दिया है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के जरिए इजराइल ने जासूसी करने की जो है वो कोशिश की है। ठीक है, उसके ऊपर, यानी इजराइल तो जासूसी कब से करता आ रहा है, बहुत कुछ वो करता रहता है, लेकिन ये पहला जुर्माना है। और कितना, $167 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। और ये फैसला इजराइल के खिलाफ आना, ये मतलब एक नए दौर का आगाज जब इसको बताया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। यहां पर उर्दगान मुतहरिक हो चुके हैं। जो रशिया और यूक्रेन की टॉक्स होने जा रही हैं डायरेक्ट, वो इस्तांबुल के अंदर होने जा रही हैं। मैक्रोन और उर्दगान की कॉल पर बात हुई है और ये रशिया और यूक्रेन टॉक्स जो वो टर्की के अंदर दोबारा होने जा रही हैं। ये टर्की के अंदर ही इससे पहले 2022 में बिल्कुल ही एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ चले गए। तो अब देखिए इस्लामी दुनिया का किरदार, यानी आप देखें रियाद के अंदर बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, इस्तांबुल के अंदर अब हो रही हैं, कतर कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो इस्लामी दुनिया जो है वो जो दुनिया के बड़े फैसले हो रहे हैं उसके अंदर जो है वो शामिल है, खासकर मिडिल ईस्ट। लेकिन उसमें इसराइल का जिक्र कहीं नहीं है कि इसराइल होगा तो ये बात होगी। मतलब इसराइल कहीं ना कॉर्नर होता चला जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगले जो 48 घंटे हैं वो काफी क्रूशल हैं। वो किस तरह से, एक तो अभी टॉक्स ईरान और अमेरिका की जारी हैं, दूसरा यह है कि अगले 48 घंटों के अंदर ट्रंप जो हैं अपना पहला गैर मुल्की दौरा जो वो शुरू करने जा रहे हैं। और किस मुल्क से शुरू करने जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया से शुरू करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी खलीजी रियासतें हैं उनका भी दौरा करेंगे। और उनकी टीम के अंदर बड़े लोग शामिल होंगे, यानी इलोन मस्क शामिल होंगे, यानी कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो है वो दीगर बड़े बिलियनर्स जो हैं वो भी शरीक हो सकते हैं। तो यानी कि आप देखें, ट्रंप और इलोन मस्क और पूरी टीम के साथ ट्रंप जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और उसी दरमियान यह है कि इस लैंडिंग से पहले ट्रंप के पहुंचने से पहले गजा का सीजफायर, इसके ऊपर बात चल रही है। और फिर यह भी बात चल रही है कि क्या फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ट्रंप। अगर यह कर लिया जाता है तो यह आखिरी दर्जे की खबर होगी। और यह आखिरी दर्जे यानी फलस्तीन की रियासत तक पहुंचने के कई मरहले हैं। मंजिल फलस्तीनी रियासत है, अगर उसी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो फिर इससे अगली तो कोई मंजिल है ही नहीं। यह तो आखिरी बात थी। अब इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट सामने आई है, यानी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं इसको कंफर्म करने के लिए कि यह बात कितनी संजीदा है। तो न्यूयॉर्क टाइम ने यह कहा है कि ट्रंप साहब इस हद तक संजीदा हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि गजा का सीजफायर करवा कर वो क्यों ना नोबेल पीस प्राइज ही ले लें। यानी मामला इस हद तक संजीदा है। न्यूयॉर्क टाइम, द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट रिसीविंग द नोबेल पीस प्राइज for his efforts in ending the war in Gaza on his mind। अच्छा, अब ट्रंप साहब को एक नहीं 10 नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, दुनिया को इससे मसला नहीं है। एक ही मुल्क को मसला होगा, वो इजराइल है। दुनिया को इससे मसला नहीं है। गजा का सीजफायर हो जाए, 10 नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रंप को मिल जाए। अच्छा, अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप जो है वो वॉर के अंदर कोई बेनिफिट नहीं देख रहे हैं। इस जंग ने ट्रंप को कोई बेनिफिट, कोई एडवांटेज नहीं दिया है, बल्कि डिसएडवांटेज दिया है। ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ा है। ट्रंप एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बनकर सामने आई है जो नारा अमन का लगाता है लेकिन गजा में बच्चों को मारने के लिए मजीद बम देता है। यानी उसने अपने आप को ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया है। यहाँ में जो क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ बढ़ा है और उसका इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। अब नाज़रीन, ट्रंप जो है वो पीस प्राइज इसलिए भी चाहता है कि वो अपने आप का जो इमेज है वो इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मैं बहुत बड़ा पीस मेकर हूं, मैं बहुत बड़ा पीस ब्रिंगर हूं। ठीक है ना, यूक्रेन की जंग मैं रुकवा रहा हूं, फलां जगह पर ये कर रहा हूं, मैं यानी कि पीस लेकर आने वाला हूं। तो इस चीज को वो हासिल कर सकता है गजा का सीजफायर करवा के, यानी एडवांटेज उसका गजा का सीजफायर करवाना है। और फिर इससे उसको दूसरा भी जो फायदा होगा कि अरबों को खुश किया जा, भाई अरबों की भी तो मजबूरी है ना कि गजा का सीजफायर करवाना है, तो अरबों को भी खुश किया जा सकता है जिनसे इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। और इस हवाले से दो और हेडलाइंस देखिए। ट्रंप में मेक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स बट इजराइल प्रेफर्स टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। इजराइल सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट ट्रंप कैन सरप्राइज इजराइल। स्टीव विटकॉफ हैज एक्सपेंडेड हिज नेटवर्क ऑफ एडवाइजर्स टू प्रिपेयर फॉर द पोस्ट वॉर फेज इन गाजा। स्टीव विटकॉफ ने अपने जो एडवाइजर्स हैं उनकी तादाद के अंदर इजाफा शुरू कर दिया है और इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि पोस्ट गाजा वॉर सिनेरियो क्या होगा, उसके अंदर कैसे मामलात को लेकर चलना है। स्टीव विटकॉफ ने इसके लिए अपने एडवाइजर्स को बढ़ा दिया। देखिए, बुनियादी बात यह है,
ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फलस्तीनी रियासत के लिए बड़ा वो करी जा रहा है और गजा का सीज़फायर उसको बड़ी निदामत हो रही है कि ये क्यों हुआ यहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और ट्रंप कब अपनी बात से फिर जाए, इससे आप सब जानते हैं उसकी शख्सियत को, ये भी उसके लिए कोई मसला नहीं है। वो कोई भी बात करके कल को पीछे भी फिर सकता है। लेकिन बुनियादी चीज क्या है, ट्रंप का बाद में फिर जाना, ट्रंप का कोई और रास्ता लेना, ये मसला नहीं है। देखिए, गजा का सीज़फायर हो जाता है, वहां के लोगों को अमान हासिल हो जाती है। कल को चाहे इजराइल जो है वो मिस्र पर हमला करे, अमेरिका कोई और अरबों के साथ कोई डबल गेम करे, तो ये सब ममालिक है ना, ये ममालिक हैं, ये सामना करेंगे। जैसे ईरान है, वो इजराइल का भी सामना कर रहा है, अमेरिका का भी सामना कर रहा है। लेकिन जो फलस्तीनी है वो तो एक महकूम है, वो कोई स्टेट तो नहीं है, और उनके साथ जेनोसाइड हो रही है। अगर इजराइल मिस्र के ऊपर हमला करेगा तो मिस्र भी जवाब देगा और पता चल जाएगा इजराइल को, ठीक है ना। वो पूरी नेशन है और पूरी उनकी आर्मी है, तो वो मिस्र पर हमला करेंगे, वो जवाब आएगा। अरबों के साथ कोई डबल गेम होगी, अरब अपने हिसाब से देखेंगे। मसला इस जेनोसाइड का है, ठीक है ना। ये जेनोसाइड रुकनी चाहिए। आम मासूम बच्चे, औरतें और फलस्तीनी, ठीक है ना, ये जो आम लोग यहां पर मर रहे हैं, ये सिलसिला जो वो खत्म होना चाहिए, ये जुल्म जो वो खत्म होना चाहिए। बाद में इजराइल क्या करता है और पता नहीं इजराइल रहता है नहीं रहता, और ट्रंप क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि फिल फॉर ये गजा का सीज़फायर होना चाहिए, एड अंदर जानी चाहिए, फलस्तीनियों की जो सफरिंग्स हैं, जो उनका दर्द है, वो कम होना चाहिए। ये बुनियादी, इसके लिए एफर्ट्स होनी है। बाद में ट्रंप क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ट्रंप के ऊपर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ट्रस्ट भी नहीं किया जा सका। खुद ट्रंप का नहीं पता कि वो कितनी देर रहता है या नहीं रहता, वो 4 साल पूरे करता है या नहीं करता। तो असल जो चीज फोकस वाली है वो गजा का सीज़फायर है। गजा का सीज़फायर हो जाएगा, इजराइल की शिकस्त सब सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। नेतन्याहू की जो शिकस्त है वो इजरायलियों के सामने आ जाएगी, और नेतन्याहू को वो खुद जो है वो उठाकर नीचे फेंकेंगे, और नेतन्याहू का आगे बंदोबस्त होगा। तो एक दफा ये गजा का परमानेंट सीज़फायर होना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे इसके जो इंपैक्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जब वो इजराइल के लिए खुलकर सामने आएंगे। इसी दरमियान वेस्ट बैंक के अंदर रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किए हैं और कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं इजरायली फौजियों की। अल-कुद्स ब्रिगेड टारगेट इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस गैदरिंग्स इन जनीन कंफर्मिंग कैजुअलिटीज। और इजराइल के अंदर जहां पर एक ऑलरेडी एक मूवमेंट जारी है वॉर को एंड करने के हवाले से, उसमें अभी रेजिस्टेंस ने एक और वीडियो बयान जारी कर दिया इजरायली कैदी का, ठीक है ना, एक और वीडियो बयान जारी कर दिया उससे भी। तो इससे हटकर एक जो नया फिनोमेना हम अब इजराइल के अंदर देख रहे हैं वो ये है कि इजरायलियों के अंदर ये बढ़ता हुआ एहसास है, ये बढ़ता हुआ गुस्सा है, ये बढ़ता हुआ खौफ है कि दुनिया हमें माइनस कर रही है, दुनिया हमसे पूछ नहीं रही है। मिडिल ईस्ट के फैसले हमारी मंशा और मर्जी के बगैर, हमारी इनपुट के बगैर हो रहे हैं, और हम मिडिल ईस्ट के अंदर तनहा होते चले जा रहे हैं। हम दुनिया के अंदर निशाना बन चुके हैं, यानी कि सारी दुनिया की जो अब देखें ना गुस्सा है इनकी तरफ। तो ये एहसास जो है वो इजराइल के अंदर अब बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, पहले तो मैं इजराइली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसकी 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। वी मस्ट एंड द वॉर एंड विड्रॉ फ्रॉम गाजा। हमें फिल फौर जब जंग बंदी करनी चाहिए और गजा से निकल जाना चाहिए, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब अगली जरा स्टेटमेंट देखिए, एक एक लाइन सुनने वाली है। वर्ल्ड पावर्स आर गैदरिंग दीज डेज टू फॉर्म अ न्यू रीजनल ऑर्डर एंड इजराइल इज आउट ऑफ इक्वेशन। ग्लोबल पावर जब इकट्ठी हो रही हैं, यानी चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, बर्तानिया भी है, जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, जापान के फॉरेन मिनिस्टर अभी सऊदी अरेबिया का दौरा करके गए हैं। तो वर्ल्ड पावर जब वो इकट्ठी हो रही हैं और नया रीजनल ऑर्डर बना रही हैं, लेकिन इजराइल उसमें कहीं नहीं है। इजराइल से नहीं पूछा जा रहा कि अच्छा ये कैसे होगा। भाई, इजराइल के लिए तो ईरान दुश्मन है, ईरान को तबाह करना है, लेकिन दुनिया ईरान को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको टेक्नोलॉजी दे रही है, उसके साथ पार्टनरशिप्स आगे बढ़ा रही है, ठीक है ना। फलस्तीन को खत्म करना इजराइल का मकसद है और दुनिया फलस्तीनी रियासत की बात करने लग गई है। तो इजराइल तो किसी इक्वेशन में नहीं है, ये इजरायली खुद इस बात का ऐसा। ये आप देखें, इस तरह की स्टेटमेंट हमने इन पूरे 19 महीनों में एक भी नहीं देखी। जंगबंदी की स्टेटमेंट हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल नया फिनोमेना है कि एक नया ऑर्डर तश्कील पा रहा है, हमसे तो कोई पूछा नहीं जा रहा। ये बिल्कुल एक नया फिनोमेना है और मेरे ख्याल से ये फिनोमेना बहुत नतीजा खेज साबित हो सकता है, क्योंकि पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है शिकस्त का। ऊपर से अब ये वाली बात, ये तो बादशाहत करने आए हुए हैं ना,
तो जब अचानक से यह एहसास पैदा होता है कि भाई हम तो किसी खाते में ही नहीं है, तो फिर आप देखिए, वी आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस इजराइल्स वाइटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद इन एन इमर्जिंग रीजनल अलायंसेस। रीजनल अलायंसेस पैदा हो रहे हैं। ईरान सऊदी अरेबिया दोस्त हो चुके हैं, ईरान मिस्र के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, मिस्र चाइना का अलायंस बन रहा है, मतलब उनकी जंगी मशकें हुई और जंगी तैयारे भी लिए। मिस्र की अभी प्यूटन के साथ बात हुई, यानी रीजनल अलायंसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम बता दें कि वो आया हो, इसराइल में लैंड किया और कहा हो कि हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। मुझे बताएं ना, एक भी मुल्क का नाम बताएं कहां पर दुनिया के मालिक जब इंगेज कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया से, ईरान से, मिस्र से, टर्की से, इन ममालिक के साथ इंगेज किया जा रहा है। इसराइल से कोई इंगेज नहीं कर रहा है। खुद ये ममालिक देखें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है ना। खुद बाकी ममालिक अब ये समझते हैं कि पता नहीं इसराइल कितने दिन रहता है या कितने दिन नहीं रहता, ठीक है ना। तो इसराइल के साथ कोई अलायंस नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट ये इसराइल के इत्तेहादी थे, लेकिन ये भी पीछे हटने पर मजबूर है। इसराइल इज ग्लोबली आइसोलेटेड। मैंने कहा ना कि एक एक लाइन इनकी शिकस्त का सबूत है। यकीन मानिए उसी का आउटकम है। जो औरतों और बच्चों को इन्होंने मारा है, ये उसी का आउटकम है कि इनकी शिकस्त इस बड़े दर्जे के ऊपर जा चुकी है। द गवर्नमेंट इज फाइटिंग इन गाजा विदाउट रियल ऑपरेशनल गोल्स, विजन और अचीवमेंट्स। गवर्नमेंट लड़ रही है, उसके पास कोई रियल गोल्स ही नहीं है। फाते इसमें क्या होना है? इसराइल इज अ डिवाइडेड स्टेट with an insane cost of living and is collapsing from within। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इसराइल के अंदर बहुत बढ़ती चली जा रही है तेजी के साथ, क्योंकि आप देखिए एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तो नॉर्थ से जो आई थी माइग्रेट होकर हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में, वो सारी वापस नहीं जा सकी है। इंटरनली भी यानी सेंटर के अंदर भी बहुत सारे इसराइली डिस्प्लेस हुए हैं और इकोनॉमी जो है वो मुतासर हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इसराइलियों की बढ़ती चली जा रही है और फिर जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी इससे मुतासर हो रहा है। तो साथ वो कह रहे हैं कि कोलैप्सिंग फ्रॉम विद इन, मुख्तलिफ चीजें हैं जो इसराइल को अंदर से कोलैप्स कर रही हैं। तो ये वो कंक्रीट एविडेंस है इनकी शिकस्त के। और अभी इसराइल की जो कैबिनेट है उसकी भी मीटिंग होने जा रही है और उसमें क्या डिस्कस किया जाएगा? ट्रंप का दौरा डिस्कस किया जाएगा। ट्रंप का दौरा डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में और गजा का जो सीज फायर है उसको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और यानी कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट वही दिखा रही है कि हम फाते हैं, हम ये करेंगे, हम गजा में मजीद आगे बढ़ेंगे। अब खबर आ रही है कि 5 नई जो ब्रिगेड्स हैं उनको रिक्रूट करना है और फिर रिक्रूटमेंट तो हो नहीं रही। और बात यह है कि पहले वाली फौज किधर गई? कभी कह रहे हैं जी यमन के ऊपर हमला करना है, कभी कह रहे हैं वो करना है, कभी कह रहे हैं ये करना है। अचीवमेंट कोई भी नहीं। अभी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग। 1982 की जो लेबनान वॉर थी उसके अंदर कोई इजरायली एक फौजी था, वो मिसिंग हो गया था, यानी उसकी बॉडी भी नहीं मिली। तो आज इजराइल जो है वो उसकी बॉडी कहीं से रिकवर करके लाया है सीरिया से। 1982 से आज 43 इयर्स के बाद उसको नेतन्याहू पोर्ट्रे कर रहा है कि देखो हम बॉडी निकाल कर लेकर आ गए, देखो हमने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया और देखो कि हम इसराइली के जो सेटलर्स हैं उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाते हैं और जो भी मिसिंग है हम एक ना एक दिन उनको वापस लेकर आएंगे। अच्छा, वो जो जिंदा है उनको तो गजा से वापस नहीं ला सका। यानी आप देखें ना कि इसराइल शुरू कहां से हुआ था और अब उसके पास ये चीज रह गई है बताने के लिए नेतन्याहू के पास कि देखो हम जब वो बॉडी लेकर आ गए हैं। ये बात जब इसराइल, यानी वो शिकस्त इतनी बड़ी है कि उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो छुप नहीं रही है। यानी जो ऊपर मैंने आपके सामने हेडलाइंस रखी हैं कि मामला दुनिया की सतह पर किस लेवल के ऊपर हो रहे हैं, इसराइल माइनस है और नेतन्याहू कह रहा है कि बॉडी, भाई दुनिया को क्या फर्क पड़ता है तुम बॉडी निकाल कर लेकर आ गए हो, इससे कोई हमास ने इसके बाद सरेंडर कर दिया है। यानी आप सोचे ना कि रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं और नेतन्याहू कह रहा है हम तो बॉडी निकाल कर लेकर आ गए। तो ये हालत जब इसकी रह गई है। मैं सिर्फ 2 हेडलाइंस आपके सामने इसी तनाजुर में और रखता हूं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट क्राइसिस हाईलाइट्स यूएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेलियर्स। विद इन 2 वीक्स communication system between air traffic controller pilots failed at network। अब हम क्या बात कर रहे हैं? यानी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो अमेरिका का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में इसका शुमार होता है। उसके अंदर क्या हुआ है? 2 हफ्तों के अंदर 2 मरतबा ये कम्युनिकेशन का फेलियर जब वो हुआ है, यानी पायलट और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनके दरमियान एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ लेकिन एक वहां पर यह मसला सामने आया 2 हफ्तों में 2 मरतबा, जो कभी सालों में आना चाहिए।
अब यह बात बताने का मकसद क्या है, इस बात का गजा के साथ क्या ताल्लुक है, इस बात का इजराइल के शिकस्त के साथ क्या ताल्लुक है। देखिए, इजराइल तो खड़ा हुआ है ना अमेरिका के ऊपर। अच्छा, अब अमेरिका के बिजिएस्ट एयरपोर्ट की यह हालत है, और आप जरा चाइना का जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। मतलब चाइना जो है वो 2050 के अंदर रह रहा है। आप जरा अमेरिका का भी विजिट करें और उसके बाद चाइना का भी जाकर विजिट करें, आपको लगेगा दुनिया की तेज तरीन ट्रेन जो है वो चाइना के अंदर चल रही है। दुनिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के शाहकार हैं वो चाइना तश्कील दे रहा है। मतलब ऐसे ऐसे ब्रिजेस वहां पर बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है कि मतलब वो टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं। दुनिया का तेज तरीन पैसेंजर जो एयरप्लेन है उन्होंने बनाया है, बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। यानी कि बताने का मकसद यह है कि अमेरिका इन जगहों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। यानी खुद अमेरिका के रेलवेज, अमेरिका का ये अब सबसे बड़ा एयरपोर्ट की ये हालत है, तो उनको पैसा लगाना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब वहां से रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि कैसे बेघर अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो उनको पैसा लगाना है अंदर। देखें, अमेरिका के अंदर एक शदीद रिजेंटमेंट है, उस रिजेंटमेंट की तस्वीर ट्रंप है कि वो ट्रंप को लेकर आए हैं इस गुस्से की वजह से कि पैसा इधर नहीं लग रहा, हेल्थ इतनी महंगी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हालत है, और आप पैसा लगा रहे हैं जंगों के ऊपर, इसलिए ट्रंप को लेकर आए। और ट्रंप ने आकर जंग छेड़ दी। अफोर्ड नहीं कर सकता है अमेरिका, और जंग छेड़कर भी कोई फतह उसने हासिल नहीं की है। तो इस शिकस्त के बाद जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो और शिद्दत के साथ ट्रंप को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है ना। जितनी लेवरेज थी ट्रंप के पास इस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में इजराइल को एडजस्ट करने की, उसने वो लेवरेज इस्तेमाल कर ली है। अब इसके पास मजीद टाइम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बाकी काम करने हैं, चाइना के ऊपर फोकस करना है। इन जंगों के ऊपर जब वो अमेरिका अब मजीद पैसे जाया नहीं कर सकता, और इजराइल के सपोर्ट करके भी वो नहीं जी सका। भाई ये या तो ऐसा होना कि भाई सपोर्ट कर ली और इजराइल को फतह के करीब पहुंच गए। इजराइल की फतह का तो आने वाले इस पूरे साल में कुछ चांसेस नहीं है। हमास अपनी जगह पर जो है वो मौजूद है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। तो ये बात हजम करना जरा मुश्किल है अमेरिकन के लिए भी और इसराइलियों के लिए भी कि वो हार चुके हैं। तो इसराइलियों के लिए जरा ज्यादा मुश्किल है कि अमेरिका जब वो इस तरह से पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है। जैसे मुसलमानों के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं था कि इसराइल यहां पर आए और इसराइली एक स्टेट बनी, लेकिन अल्टीमेटली मुसलमान जब वो इसराइल को खत्म नहीं कर सके, तो एक अटल हकीकत के तौर पर कायम रहा। तो जब हकीकत का ज़हूर हो जाता है तो उसको मानना मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल वो फिर मानना पड़ता है। तो इजराइली को भी ये शिकस्त जो है वो अल्टीमेटली जो है वो मानना पड़ेगी। और फिर आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक और वाकया हुआ है कि पेगासस जो है एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपने सुना है, और इसने जनाब जो है वो स्पाई किया था बहुत सारी दुनिया की बड़ी शख्सियात को, और व्हाट्सएप के जरिए इसने, यानी व्हाट्सएप की ऐप को इस्तेमाल करते हुए इसने प्रेसिडेंट मैक्रोन को भी स्पाई करने की कोशिश की। और जमाल खाशोगी का नाम आपने सुना है उसको, और बहुत सारी दुनिया की बड़ी शख्सियात को। तो उसके ऊपर जो वो केस चलता रहा है, और आज जो है वो उसका फैसला आया है, और इसको लैंडमार्क एक रूलिंग कहा जा रहा है। इजरायली टेक फर्म NSO फाइंड $167 मिलियन इन पेगासस व्हाट्सएप हैक केस। अब ये सामने तो NSO है, लेकिन पीछे तो इजरायली गवर्नमेंट थी ना जो मैक्रोन का भी फोन हैक करवा रही थी और डाटा वहां से निकालने की कर रही थी। अब आप देखिए, वेस्ट के अंदर ये रिजेंटमेंट मौजूद है कि इजरायली वहां पर क्या गड़बड़ करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि CIA की बकायदा रिपोर्ट मौजूद है कि CIA को मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा खतरा किससे है जासूसी के हवाले से। वो ईरान से नहीं है, किसी दूसरे मुल्क से नहीं है, इजराइल से है। CIA ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसको डिक्लेयर किया? इजराइल को, कि ये हमारी इंफॉर्मेशन चुराता है। और एक बड़ा मशहूर जमाना केस भी है कि मुसाद ने अपना एक एजेंट CIA के अंदर भर्ती किया जो कई साल तक वहां पर काम करता रहा, ठीक है। तो एक वहां पर रिजेंटमेंट और गुस्सा तो था, लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरियां थी। लेकिन अब जब इजराइल शिकस्त खा चुका है और इजराइल को हर रियासत के ऊपर थोपना भी पॉसिबल नहीं रहा, और इजराइल उनके लिए लायबिलिटी बन चुका है, तो फिर बहुत सारे फैसले आपको जो है वो नजर आएंगे। और इसी दरमियान जो है वो यूक्रेन की जंगबंदी की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो बड़ी टर्निंग पॉइंट दुनिया के लिए साबित हो सकती हैं अगर जंगबंदी हो जाती है। इसमें जो है वो अब उर्दगान मुतहरक हुए हैं, मैक्रोन के साथ रब्ता हुआ है। पहले प्यूटन ने कहा कि हम डायरेक्ट निगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम भी रेडी हैं रशियंस के साथ मिलने के लिए। उसके फौरी बाद
यानी बिल्कुल अभी ये घंटों के अंदर मामलात हो रहे हैं। प्यूटन की स्टेटमेंट आई, उसके चंद घंटों के बाद ज़ेलेंस्की की आई, और ज़ेलेंस्की के बाद मैक्रोन और उर्दगान का राब्ता हुआ। इससे पहले दरमियान में ही टर्की ने एक छोटी सी स्टेटमेंट जारी की कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो साथ ही मैक्रोन और उर्दगान का राब्ता हुआ, और अब वो बहुत मुमकिन है कि ये टॉक्स जो है वो इस्तांबुल के अंदर होने जा रही। ये इसकी भी अहमियत होती है ना कि इस्लामी दुनिया जो है वो दुनिया के जो फैसले हैं वो होस्ट कर रहे हैं, यानी या इस्तांबुल में हो रहे हैं, या सऊदी अरेबिया में हो रहे हैं, या कतर में हो रहे हैं। अब दुनिया के अब देखें, अफगानिस्तान जंग का फैसला कहाँ हुआ? कतर के अंदर। वो कांगो वाला मामला कहां पर हो रहा है? कतर के अंदर। अब ये यूक्रेन जंग के फैसले कहां? रियाद और इस्तांबुल के अंदर। ठीक है ना? तो ये अहमियत है इस्लामी दुनिया की, और उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पावर्स के साथ इंगेजमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और उतनी ही ग्लोबल पावर्स जो है वो इजराइल से दूर होती चली जा रही हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रुका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।